नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश और आज हम पढ़ रहे हैं नागरिकता, जो भारतीय संविधान के भाग संख्या 2 में इसका उपबंध किया गया है। किसका? नागरिकता का। हम आज नागरिकता जो डिटेल से एनालिसिस करेंगे, तो इसके बाद जो संविधान के भाग 22 हैं उनमें भाग संख्या 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान है, वो भी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अगर हम बात करें 5 से लेके 11 तक, तो उसमें पूरा प्रावधान किसका है? नागरिकता का। और हमारे देश में क्या है कि इकहरी नागरिकता है। इकहरी बोले तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो कहाँ से लिया गया? वो इंग्लैंड से लिया गया। इंग्लैंड के संविधान से इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। पहले हमारे क्या था? जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर, उसमें क्या थी? दोहरी नागरिकता थी। एक तो जम्मू कश्मीर की थी और एक देश की भारत की नागरिकता थी। अब वो क्या हुआ कि वहां से धारा 370 और 35 से हटने के बाद क्या हुआ? इकहरी नागरिकता हो गई वहाँ, उसका झंझट नहीं रहा, दोहरी नागरिकता था। बात करें अधिनियम की, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये क्या था? ये अधिनियम था। इसी के तहत जो संशोधन किए जाते हैं वो इसी के अंदर किए जाते हैं, 1955 अधिनियम के तहत। जैसे 1996 का हुआ, 1992 का हुआ, 2003, 2005 और 2015 और 2019 के जितने भी आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम है, वो सभी किस में? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए हैं। देखो, फर्स्ट संशोधन अधिनियम की बात करें नागरिकता के अंदर, तो वो 1986 का था। पहले अधिनियम की बात करें तो 1955 था, क्योंकि मेन जो संविधान था उसमें तो उल्लेख ओनली इनके जो कानून थे, नियम बनाए गए थे, उनका था जो पूरा नागरिकता थे किस आधार पर दी जानी चाहिए, वो किस में था? 1955 के अधिनियम में था। अगर फिर बात करें सुधारों की, इसमें थोड़े से देखो, एक बात है कि कोई चीज़ संपूर्ण तो होती नहीं है, उसमें क्या कि समय समय पर क्या करना पड़ता है, उसमें चेंजिंग करना पड़ता है। तो चेंजिंग की बात करें तो फर्स्ट संशोधन अधिनियम था जो नागरिकता में, वो 1986 के अंदर था। फिर बात करते हैं प्रदानकर्ता की, कि जो भारतीय नागरिकता है वो प्रदान कौन करता है? कौन ये नागरिकता देता है? तो ये कौन देता है? अपना गृह मंत्रालय। और किसी की नागरिकता का अगर देने की बात हो या निरसित करने की बात हो, तो वो कौन करती है? संसद द्वारा कानून बनाकर उसको किया जाता है। बात करते हैं कि नागरिक कौन। एक इसमें सवाल उठता है कि नागरिक कौन है? क्या विदेशी लोग भी नागरिक हैं? जो घूमने आते हैं, पर्यटन आते हैं, वो भी नागरिक के रूप में जाने जाते हैं? तो देखो, नागरिक है कि किसी समुदाय, राज्य, राष्ट्र में कोई व्यक्ति विशेष रहता है, तो उसकी क्या थी कि उस समुदाय, उस राज्य में क्या कहते हैं? सदस्यता रहती है उस समुदाय या राष्ट्र में, सदस्यता। विदेशी क्या इन नागरिकता से भिन्न है, क्योंकि इस विदेशियों को जो अधिकार संविधान नागरिकों को देता है वो विदेशियों को नहीं है। कौन कौन से? जैसे ऊंचे पदों पर, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं, उन पर विदेशी व्यक्ति पर नहीं कर सकता। और भारतीय जो नौकरियां उसमें वो अपना रोल नहीं निभा सकता, केवल वो आ सकता है। हाँ, उसको उस कानून है, अगर उसके साथ मारपीट हो या कुछ और हो, तो वो जो कानूनों के साथ जो लोगों के साथ जो कानून बनता है, जो कानून होता है, वही उसी के साथ किया जाता है। इसलिए नागरिक भारत में एक, जैसे आपने वोटर आईडी है, वो अपना नागरिकता का एक सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी। अगर वोटर आईडी की बात करें अपन, तो वो क्या है? एक नागरिकता के सिटीजन का वो क्या है? सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी की बात करें। तो चलो हम देखते हैं अब अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, इनको अब डिटेल से देखेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं, और फिर हम इसको जो भारतीय अपना नागरिकता अधिनियम 1955 है उसको देखेंगे। चलो, तो देखो, अनुच्छेद 5 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कुछ शर्तें हैं, कुछ लागू है। तो वो देखो क्या है कि जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हो, किसी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो क्या है, उसका क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ होना जरूरी है, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। दूसरी शर्तें ये है कि उसके माता पिता किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। अगर उसके माता पिता का में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ। अब देखो, संविधान के प्रारंभ की बात करते हैं तो कई क्रांतिकारी नेताओं ने विदेशों में जाके क्या किया? वो आंदोलन किया, वहीं पे भी थोड़ा उसके गतिविधियों को अपनी को सुचारू रूप से चालू रखा। तो वो विदेशों में रहने लगे, मगर वो जन्म कहाँ था उसका? वो तो भारत में जन्मे हुए थे। इसलिए उनके जो बेटे बेटी हुई, उनको नागरिकता भारत देगा या नहीं देगा? तो इस आधार पर उनके जो बेटे बेटी हैं उनको नागरिकता भारत में जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि भारत में उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। थर्ड की बात करें तो संविधान प्रारंभ से पहले 5 वर्ष का आदिवासी, बात करो
संविधान प्रारंभ से पहले, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे या उससे पहले 5 वर्ष की अवधि अगर किसी ने भारत में बिताई है तो वो क्या होगी, भारतीय नागरिकता उसको प्रदान कर दी जाएगी, उसको नागरिकता दी जाएगी। जैसे कई एन बेसेंट वगैरह जैसे कई और भी विदेशी भी थे जिन्होंने भारतीय योगदान में अपना आंदोलन में योगदान दिया, तो उसने 5 वर्ष अगर उसने संविधान लागू होने से पहले अगर भारत में बिताए हैं तो उसकी नागरिकता दी जा सकती है, नागरिकता उसको दी जा सकती है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर। देखो अनुच्छेद 6 कि पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले, पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों के अधिकार, जो लोग पहले से पाकिस्तान चले गए थे या फिर पाकिस्तान में जो सेक्टर था उसमें निवास कर रहे थे, वो अगर भारत की ओर आना चाह रहे थे, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाह रहे थे, भारत में आना चाहते थे, तो उनके लिए कुछ क्या गया, अनुच्छेद 6 का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 6 का प्रावधान उसमें किया गया है। तो उसमें कुछ शर्तें थी, उसके आधार पर उनको नागरिकता दी जाती थी। चलो तो आप कई लोग ऐसे थे कि जो उनको पहले आशंका होगी कि विभाजन तो होगा कि चलो पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, वो वहाँ चले गए, फिर उनको चला के नहीं है यहाँ तो थोड़ा सा काम डगमगाया हुआ, तो फिर चलो हम इंडिया वापस इंडिया या भारत चलते हैं। तो उन लोगों के लिए जो संविधान अनुच्छेद 6 है उसमें कुछ प्रावधान है शर्तों के, नियम के, उनकी नागरिकता किन शर्तों के आधार पर दी जाएगी। तो देखो फर्स्ट है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आवर्जन। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले क्या कर दिया गया, अगर भारत आ गया, अब देखो 19 जुलाई 1948 क्यों कि ये पंजीकृत डेट थी, क्या डेट थी, पंजीकृत। और देखो पहले क्या था, इससे पहले लोग ऐसे आ रहे थे, चलो कि इंडिया चलते हैं वहाँ की नागरिक लेते, चलो पाकिस्तान लेते हैं वहाँ की नागरिक चलते हैं। तो फिर वो क्या हुआ, उस टाइम पर थोड़ा विभाजन का टाइम था, तो उस टाइम अराजकता हिंसा वगैरह फैल गई थी। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, 19 जुलाई 1948 को पंजीकरण के माध्यम से भारत आने, जो भी आएगा वो पंजीकरण के माध्यम से आएगा, और जो भी जाएगा वो पंजीकरण करा के ही पाकिस्तान जाएगी, भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। उसको पंजीकरण की डेट थी 1948 पहले। अगर इससे पहले आ गया तो उसको तो भारतीय नागरिकता मिलनी थी, उनको तो कन्फर्म की भारतीय नागरिक है। अगर 19 जुलाई 1948 के पश्चात आवर्जन किया है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आया है तो वह संविधान लागू होने के प्रारंभ, संविधान के प्रारंभ, संविधान लागू हुआ कब, 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले अगर ये लोग आ गए और उन्होंने क्या कर दिया, पंजीकृत कर लिया कि हमें भारतीय नागरिकता चाहिए, उन्होंने पंजीकृत किया, तो पंजीकृत तभी होगा जब उन्होंने क्या किया, 6 माह की अवधि भारत में बिताई हो। सर्वप्रथम जब 1955 वो अधिनियम था उसमें भी ये थी कि 6 माह की अवधि क्या थी, अनिवार्य, ये कंपल्सरी थी। अगर ये 6 माह की अवधि पूरी कर लेते हो आप, चाहे भारत के नागरिक पहले है फिर पाकिस्तान चले गए वापस आ रहे, तो फिर आपको ये 6 महीने का क्राइटेरिया जो दिया गया है तो आपको कंप्लीट करना ही होगा और आपको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। एक और है कि यदि आपके माता पिता या दादा दादी, माता पिता दादा दादी अगर अविभाजित भारत में अगर जन्म हो किसी एक का, अविभाजित भारत में किसी एक का जन्म हो, तब उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। या फिर जो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो परिभाषित भारत था, इसमें परिभाषित भारत था, इस सेक्टर में अगर इसका जन्म हुआ हो तो क्या होगा, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। चलो अनुच्छेद 7 देखते। तो देखो क्या है कि भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि जो भारत से लोग पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता के बारे में जो अधिकार थे उनका डिटेल से जो वर्णन है वो उपबंध है वो किस में, अनुच्छेद 7 में आपका किया गया है कि भारत से पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले, भारत से पाकिस्तान को। इसमें क्या है कि देखो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि 1 मार्च 1947 को भारत जो प्रवर्जन कर गया उससे पहले किससे, 1 मार्च 1947 से पहले के लोगों को पता था कि विभाजन होगा, उसे कुछ अपने मार्च फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में तो अपना भारत आजाद हो गया, लेकिन 3-4 महीनों के अंदर जो पहले अगर जो प्रवर्जन कर गया पाकिस्तान को चला गया उसकी नागरिकता वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यदि हमने पिछले जो अनुच्छेद में पढ़ा था 6 में कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो पंजीकृत करता है वापस भारत में पंजीकृत करता है और 6 माह की अवधि की क्राइटेरिया का पूरा करता है, तो वो क्या होगा, नागरिकता का हकदार होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्या होगा, वो नागरिकता का हकदार होगा। 1 मार्च 1947 की या जरूर बात रखें। अगर बात करें अनुच्छेद 6 की तो 19 जुलाई 1948 की बात करते हैं पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए, और जो भारत से
पाकिस्तान गए उनके लिए 1 मार्च 1947 का क्राइटेरिया आप जरूर ध्यान रखें। अब देखो बात करते हैं अनुच्छेद 8 की, कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल, इसको आप ध्यान रखें, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अब देखो जो लोग भारतीय थे और वो विदेशों में रह रहे थे, मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लोग विदेशों में जो अपने क्रांतिकारी आंदोलन को सक्रिय कर रहे थे, रख रहे थे, या फिर लोग विदेशों में रह रहे थे, तो उनको जो उनके बच्चे हैं या फिर उनको नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो अनुच्छेद 8 के अंदर इसमें बताया गया है कि उसके नागरिकता के अधिकार। जो बाहर रह रहे हैं वो इंडिया से है, मगर उनको क्या कर दिया अब शिक्षा के क्षेत्र में, और जो अगर वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बाहर जाके, तो जैसे मनमोहन सिंह 2015 वगैरह ओवरसीज नागरिकता की बात करें, दोहरी नागरिकता भी प्रदान कर दी गई कि वो वहाँ भी है और वहाँ भी आप रह सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो इसमें क्या है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, इसमें क्या है पाकिस्तान को छोड़कर, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इसमें छोड़कर अगर आप किसी भी अन्य देश में या राष्ट्र में रहते हैं तो आपके नागरिकता के वो अधिकार बने रहेंगे। यदि आपने पंजीकृत के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन किया है या फिर जो संविधान लागू हुआ उससे पहले पंजीकृत या विविध रीति जो संविधान की जो नागरिकता लेने की थी उसके तहत अगर आपने वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, तब आपकी नागरिकता आपको प्रदान कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना। कई लोग थे जो अनुच्छेद 9 की ये कहता है कि जो लोग अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से किसी दूसरे राष्ट्र की अगर नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं चलो हम वहाँ अगर अब सेटल होते हैं, तो क्या कि उनकी नागरिकता यहाँ से क्या हो जाती है, स्वतः ही निरस्त हो जाती है, स्वतः निरस्त हो जाएगी अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो। अनुच्छेद 10 की बात करें तो अनुच्छेद 10 बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता के अधिकारों को बने रहना, नागरिकता के अधिकारों को बने रहना, क्योंकि जब तक संसद कानून बनाकर किसी नागरिकता के अधिनियम को विनियमित या फिर उसको निरस्त या फिर प्रदान करने की जो है वो संसद को प्राप्त है, इसलिए इस नागरिकता के अधिकारों को आप ऐसे नहीं कह सकते चलो इसकी नागरिकता हटा दी जाए, इसकी ले ली जाए, ये थोड़ी होता है। इसके लिए आपको संसद के द्वारा कानून बनाकर ही नागरिकता का विनियमित किया जा सकता है। बात करें अनुच्छेद 11 की तो ये क्या है कि संसद द्वारा विधि विनियत, यही बात इसमें है कि संसद है वो क्या है कि कानून है ना नागरिकता के कानून को जो लागू करना या फिर निरस्त करना प्रदान करना वो संसद विधि विनियमित या कानून को बना कर ही उसको लागू कर सकती है। तो अनुच्छेद हमने लगभग 5 से 11 तक ये जो अनुच्छेद है नागरिकता भाग संख्या 2 के अंदर इसमें हम पढ़ा। अब पढ़ेंगे भारत से जो नागरिकता अधिनियम है हमारा 1955 का, जो जितने भी संशोधन हुए उसके बाद में वो सभी नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर ही हुए, तो उनको 1955 अधिनियम को हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो देखो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो अधिनियम था इसके अंदर ही नागरिकता देना निरस्त करना जो भी जितने भी नियम थे वो इसी अधिनियम के तहत थे। भारतीय नागरिकता दी जाती है तो इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी जाती है। तो इसमें क्या था कि कुछ लगभग टाइम टू टाइम क्या किया गया, संशोधन किया गया। कि कोई चीज़ संपूर्ण, मैंने बताया कि संपूर्ण नहीं होती, इसमें संशोधन लगभग करना पड़ता है। तो इसलिए फर्स्ट संशोधन था, जो फर्स्ट संशोधन था इसका वो 1986 का था, हमने पढ़ा था। जो 1986 का संशोधन था वो फर्स्ट था। फिर 1992 का, 2003 का, 2005 का, 2015 में भी किया गया थोड़ा बहुत, और 2019 का तो ये विस्तृत है। ये एनआरसी वगैरह जो एनआरसी वगैरह था ये थोड़ा विस्तृत किया गया इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे 2019 वाले को। देखो इसमें क्या है कि 5 प्रकार से नागरिकता के प्रदान करने का जो आधार था वो 5 प्रकार से बताया गया है। फर्स्ट है जन्म से। अगर जिसका जन्म भारत सेक्टर में हुआ हो, उसके माता पिता दादा दादी का जन्म अगर भारत सेक्टर में हुआ हो तो उसका भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो सीधी सी बात है कि जिसका जन्म भारतीय सेक्टर में हुआ हो, भारतीय सेक्टर में जन्म हुआ हो वो क्या होगा, भारतीय नागरिकता उसको प्रदान की जाएगी। बात करते हैं देशीकरण से। देशीकरण क्या है, कोई विदेशी नागरिक हो, वो भारत की जो संस्कृति उसको रास आ जाए, वो यहाँ सोचता है कि चलो हम आपको कई वर्ष हो गए, लगभग यहाँ पे लगभग 10-15 वर्ष हो गए, तो यहाँ पर हम चलो सेट हो जाते हैं, हमको भारत रास आ गया। तो यहाँ पर अगर सेटल होना चाहता है तो उसको क्या है कि जो हमारी जो भारत की जो 22 भाषाएं हैं संविधान की, उस 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए उसकी भाषा ज्ञान, एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
और इसके लिए 10 वर्ष का क्राइटेरिया कर दिया गया कि आप अगर 10 वर्ष भारत में 10 वर्षों से भारत में रह रहे हो तब देशीकरण के माध्यम से आपको क्या दी जाएगी, वो क्या दी जाएगी आपको, नागरिकता। पंजीयन इसका जरूरी। फिर आप 10 वर्ष से रह रहे हो और अब भाषा ज्ञान आपका अच्छा है तो कला विज्ञान साहित्य, कला विज्ञान साहित्य इन क्षेत्रों में आपने अगर योगदान दिया है, अच्छा किया है, तो फिर भारत क्यों नहीं रखेगा भाई, चलो विदेशी आए, बड़े बड़े कलाकार आए और है, वो हमारी इंप्रूवमेंट होगा उसमें, तो क्या दिक्कत है। इसलिए भारत में इसको क्या दी जाती है, नागरिकता। मगर इसके लिए 10 वर्ष का क्राइटेरिया और किसी कला क्षेत्र या में विशेष योगदान और पंजीयन और एक 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान तब क्या दिया जाता है, देशीकरण के माध्यम से इसको नागरिकता दे दी जाती है। फिर बात करें वंश परंपरा के आधार पर। अब जो भी है आज के जो समय में है वो सभी वंश परंपरा के आधार पर है कि वंश परंपरा जो हमारी जो हम है नागरिक, वंश परंपरा के आधार पर हमारे माता पिता दादा दादी है, वो क्या है कि जो भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले यहाँ पे जन्म हुआ था, उसे वहीं से रह रहे हैं, तो फिर वंश परंपरा के आधार पर इसको दी जाएगी। तो इसमें क्या 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 देखो, 26 जनवरी 1950 से 1992, दिसंबर 1992 से पहले क्या कर दिया गया कि अगर कोई विदेशी हो तो अगर विदेश में अगर कोई किसी के लेडीज हो उससे शादी कर ले तो उसमें पिता भारतीय होना चाहिए था, पिता भारतीय होना चाहिए। तो फिर यहाँ ये दिक्कत आएगी कि इसमें पिता को क्राइटेरिया देगी, पिता अगर भारतीय होगा तो क्या दी जाएगी, उसके बच्चे को क्या दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। फिर महिलाओं, भारतीय संविधान कहता है कि महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल में होगा काम। इसलिए जो लेडीज थी, जो औरतें थी, वो क्या किया, हाई कोर्ट की शरण ली, सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए संसद ने क्या किया, फिर 1992 दिसंबर 1992 के बाद में माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए, माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। दिसंबर 1992 से पहले तो उसके पिता भारतीय थे, फिर संविधान ने सोचा कि वो जो संसद ने सोचा कि इसमें थोड़ा सा लिंग भेद का अंतर आ रहा है, इसलिए क्या कर दिया इसको, दिसंबर 1992 के बाद माता पिता में से कोई अगर एक भारतीय होगा तो उसके बच्चे को क्या दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। तो अब देखो नेक्स्ट है, जो 3 तो हमने पॉइंट पढ़े, अब 4था पॉइंट देखो पंजीयन से, कि पंजीयन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीयन से कैसे, अगर जो विदेशी लोग हैं वो भारत में आकर पंजीयन के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं। अगर कोई भारतीय हो और वो विदेशी महिला से उसने शादी कर ली तो विदेशी महिला अगर पंजीयन के माध्यम से यहाँ पे क्या करा सकती है, अपना पंजीयन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करा सकती है। इसके लिए क्या कर दिया गया, पंजीयन के माध्यम से अगर विदेशी आ रहा है, अगर वो भारतीय, तो उसको 7 वर्ष की वैलिडिटी, इसको क्राइटेरिया रख दिया गया 7 ईयर्स का। अगर वो 7 वर्ष बाद में रहा है तो उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी, अन्यथा नहीं। इस पंजीयन के माध्यम से क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया। 5 है भू अर्जित भूभाग से, देखो जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, फिर भारत में अगर इसको मिला लिया गया तो 1975 में क्या कर लिया गया, इसको ये जो राज्य के रूप में उभर के आया कि 1975 में सिक्किम राज्य, कौन सा, सिक्किम था। वैसे हमारा दमन दीव और नागर हवेली, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी वगैरह ये जो थे, इनके जो भूभाग था वो पहले भारत में सम्मिलित नहीं था, भारतीय सेक्टर में, फिर उसको भारतीय सेक्टर में सम्मिलित कर लिया गया। तो उनके जो लोग थे वहाँ उस भूभाग में जो लोग रह रहे थे उन लोगों को नागरिकता देना भारत की प्राथमिकता बन गई। तो वो जो भूभाग अर्जित किया गया भारत द्वारा, उसके लोगों को नागरिकता इसके तहत दी गई थी। जो सिक्किम थे, दमन दीव के थे, दादरा नगर हवेली के थे, अंडमान निकोबार, वो आपके पांडिचेरी के जो भूभाग में जो लोग रहते नागरिक रहते थे, उनको नागरिकता भारत द्वारा इसके तहत दी गई। अब 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लोगों को नागरिकता दी भी जाती है, तो उसकी नागरिकता समाप्ति का प्रावधान है, इसका लोगों की समाप्ति का भी प्रावधान है कि नागरिकता कैसे समाप्त, किन किन आधार पर समाप्त की जा सकती है। इन पांच आधार पर अगर नागरिकता दी जाती है तो इनमें तीन प्रकार के आधार पर नागरिकता को निरस्त करने का भी उपबंध इस अनुच्छेद अधिनियम 1955 में किया गया है। तो चलो देखो नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता समाप्ति के 3 आधार मैंने बताया, जो एक तो था परित्याग, एक था पर्यावसन
और एकता वंचित किए जाने पर। अब परित्याग की बात करते हैं तो जो व्यक्ति भारतीय नागरिक था और वो विदेश के नागरिक था, स्वेच्छापूर्ण विदेश की नागरिकता उसने क्या कर ली है, हासिल कर ली है कि वो विदेश का नागरिक होना चाहता है, किसी दूसरे राज्य का, किसी राष्ट्र का वो क्या है, नागरिक होना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी नागरिकता का परित्याग कर सकता है, वो छोड़ सकता है, परित्याग कर सकता है अपनी स्वेच्छा से। पर्यावसन की बात करते हैं। पर्यावसन में क्या था कि जो कोई भारतीय रजिस्ट्रेशन या फिर देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है और अब भारतीय नागरिक है और फिर वह क्या कर सकता है, किसी दूसरे राष्ट्र के अगर वो क्या करता है, नागरिकता स्वीकार करता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता स्वीकार करने पर और वंचित किए जाने पर। अगर कोई रजिस्ट्रेशन या देशीयकरण के माध्यम से, कपट या धोखा के माध्यम से अगर किसी ने देशीयकरण या पंजीकृत किया है तो उसकी नागरिकता वंचित की जा सकती है। देशीयकरण में और रजिस्ट्रेशन में, इसमें कोई अगर धोखाधड़ी किया, अगर वो उस देशीयकरण में 10 साल 7 साल नहीं रहा है, उसका क्राइटेरिया जो फिक्स है उसके तहत वो अपना रूल पूरा फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या कर सकता है, वंचित किया जा सकता है। नहीं, अगर वो अगर युद्ध काल की स्थिति और वो दुश्मन देश का सहयोग कर रहा हो तब उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, या फिर वो संविधान का उल्लंघन या फिर उसकी दुर्व्यवस्था कर रहा है तो उसके लिए उसको वंचित किया जा सकता है। या कुछ तीन आधार थे जिनके आधार पर क्या किया जा सकता है, नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। अब देखो बात करते हैं हम, कुछ वर्ड है NRI और आपके CAA, CAB, OCI, PIOS, और ये जो वर्ड्स हैं ये हम पढ़ेंगे 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कौन सा, 2019 का। ये थोड़ा सा विस्तृत है, काफी लंबा चौड़ा है, इसके लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इस 2019 को पढ़ेंगे और इनके बारे में भी क्या क्या है ये, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये 19 तो हम ले रहे हैं। तो चलो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।